नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। पुलवामा की घटना ने जिस प्रकार लोगों के अंदर माहौल बनाया, जो सड़कों पर दिखाई दिया एवं सभी भारतीयों के दिल से एक आवाज़ निकली बदले की, और वो दिखाई दी हिंदुस्तान की वायुसेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक में, जिसमें पाकिस्तान में जो आतंकी शिविर लगे हुए थे, जो चल रहे थे, उनको ठिकाना बनाया गया और उनको नेस्तनाबूद किया गया। इसमें 350 से ज़्यादा आतंकवादी ढेर हुए। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भी नापाक हरकत की। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे मेहमान। सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूँगा अकरम हाशमी जी सर, जो नागरिक एकता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इनके ठीक बगल में बैठे हुए हैं अनुराग पांडे जी, जो एडवोकेट हैं। उनके बगल में अतुल शुक्ला जी हैं, जो सर्वोदय व्यापार मंडल से हैं। और उनके बगल में राधेश्याम पांडे जी हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इसके साथ ही सबसे आखिरी में हमारे साथ बैठे हुए हैं श्री मंजीत सिंह जी, जो राष्ट्रीय महासचिव अहिंसा दल से हैं। सर, जिस प्रकार ये आतंकी घटना घटी बहुत दुखद थी। उसके बाद पूरे देश में एक माहौल बना जो इस आतंकवाद के खिलाफ था, और उसी का एक परिणाम दिखाई दिया कि वायुसेना ने हमारी एयर स्ट्राइक की। आपका क्या मानना है कि जो एयर स्ट्राइक हुई वो उसका जो एक फीडबैक निकला वो किस हद तक जायज़ रहा, और क्या जो वर्तमान परिवेश है उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? मैं सबसे पहले अकरम हाशमी जी आपसे चाहूँगा कि आप जवाब दें। जी सर, मैं सबसे पहले तो अपने हिंदुस्तान के वायुसेना को सलाम करता हूं कि जिस तरीके से वो बहादुरी दिखाई और पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादी अड्डे को नेस्तनाबूद किया, ये सबसे पहले वायुसेना के लिए मैं अपने पूरे भारतीय आवाम की तरफ से, नागरिक एकता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की तरफ से, सभी के तरफ से मैं सलाम करता हूं। और बहुत ही खुशी महसूस हुई थी उस दिन जब ये सुनने को मिला कि आतंकवादी के अड्डे को नेस्तनाबूद कर दिया है। सर, बहुत बहुत खुशी, बहुत अच्छा कार्य हुआ था। और हम तो कहते हैं हमारी दुश्मनी पाकिस्तान से नहीं है, हमारी दुश्मनी इमरान खान से नहीं है। अगर हमारी दुश्मनी, हमारी लड़ाई किसी से है तो ओनली वन आतंकवाद से है। और आतंकवाद अगर हमको इमरान खान के घर में मिलेगा तो हम इमरान खान के घर में घुस के आतंकवाद को मारने की क्षमता है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, वो हमारी वायुसेना इस समय दिखा चुकी है। जी अनुराग पांडे जी। सबसे पहले मैं अपनी एयरफोर्स, जो पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसके खिलाफ जो एयरफोर्स ने हमारे पाकिस्तान के अंदर जा कर के आतंकी शिविरों को नष्ट करने का काम किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय भी लिया और उसके बाद उन शिविरों को ख़त्म करने का काम किया। और जब भी कभी हमारे देश पर संकट आया है तो हमारे देश की सेना ने लगातार मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। हमारा पूरा देश, हमारे पूरे देश के नागरिक, सभी पार्टियां, चाहे कोई भी हो, सब ने साथ दे करके, कंधे से कंधा मिला करके और सेना के साथ खड़ी हैं। हर मुश्किल घड़ी में हमारे देश के नागरिकों ने एक होकर के सेना के साथ देने का काम किया है, और हम लोग सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। जी अतुल जी। देखिए, मैं भारतीय नौसेना को और हमारी पूरी सेना को आपके चैनल के माध्यम से सैल्यूट करता हूं, और कहना चाहता हूं कि हमारी सेना ने इतना खूबसूरत काम किया है, इतना बढ़िया जवाब दिया है कि जो कि लाजवाब है। इसी जवाब का इंतज़ार पाकिस्तान बहुत वर्षों से कर रहा था, लेकिन उसको ये जवाब कोई दे नहीं पा रहा था। आज भारतीय सेना के हाथ खुले हुए हैं, और हाथ खोलने वाले माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और उनको भी सलाम करता हूँ कि उन्होंने ऐसे समय पे इतना अडिग और कड़ा फैसला लिया जिसके नाते आज पाकिस्तान को जवाब मिल सका है। और इसी जवाब को देते हुए भारतीय नौसेना ने बहुत ही सुंदर कार्य किया है। मैं उस कार्य की सराहना करता हूं, और चाहता हूं कि आज जो हमारे देश का एक सैनिक उनकी गिरफ्त में है उसको जल्द से जल्द छुड़ाया जाए, और अगर कोई पाकिस्तानी नापाक हरकत करता है किसी प्रकार की दोबारा, तो उसको इससे ज़्यादा कड़ा संदेश दिया जाए, जिससे कि वो अपने खामोशी अख्तियार कर सके। क्योंकि ये बार बार रोज़ हमारे यहाँ जो हमले हो रहे हैं, इनको हमारी देश सब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। देश का एक एक नागरिक आज चाहता है कि पाकिस्तान अपने इस काले कारनामे को बंद करे। जी राधेश्याम जी, आपके मैं राधेश्याम पांडे, सामाजिक कार्यकर्ता। मैं पहले आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ सैनिक और वायुसेना ने अटैक किया, पाकिस्तान पे 350 आतंकवादी मारे गए। अभी हम लोगों को उससे अधिक और कुछ करना है, क्योंकि अभी बहुत ही जम्मू कश्मीर में हमारे हालात ख़राब हैं, और काफ़ी हद तक
जो है वहाँ पे भी सुधारने की आवश्यकता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इसमें धन्यवाद देता हूँ, इस कार्य के लिए अपनी फौज को धन्यवाद देता हूँ। जी मंजीत जी। मैं अहिंसा दल का पदाधिकारी के नाते यहाँ बैठा हूँ और अहिंसा दल की तरफ से हमारी जो देश की थल सेना है, वायु सेना है, जल सेना है, इसको बहुत 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 प्रणाम और धन्यवाद, जिन्होंने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया। और मोदी जी का भी धन्यवाद, जिन्होंने ऐसा फैसला लेने का साहस दिखाया। और मैं तो एक चीज़ और कहूँगा कि ये फैसला, पाकिस्तान के ऊपर हमले का फैसला, ये बहुत पहले लिया जाना चाहिए था, जब आतंकवादियों ने हमारी पार्लियामेंट पे हमला किया था। जी। और अगर उसी समय इनको, आतंकवादियों को पाकिस्तान के अंदर घुस करके इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता तो शायद आज ये दिन ना देखने पड़ते। जी। उनकी इतनी हिम्मत ना पड़ती कि हमारे देश के साथ, हमारे देश के सैनिकों के साथ ऐसा दुस्साहस करते। जी। और एक चीज मैं और कहूँगा कि हम लोग, जो भी हमारे नेता हैं, जो भी हमारे अधिकारी हैं डिफेंस के, इनको इतिहास से एक सबक सीखना चाहिए। जब मोहम्मद गोरी ने हिंदुस्तान पे हमला किया, पृथ्वीराज चौहान ने उसको 16 बार माफ किया। जी। और मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी गलती थी। हम उस गलती को ना दोहराएं कि आतंकवादियों को दोबारा फिर मौका दें। जी। इनको बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना चाहिए कि ये दोबारा 100 साल अपने आप को संगठित होने में लगा दें, और बल्कि ऐसा इनको मौका ही ना दें कि ये दोबारा संगठित हों। हम लोग डिफेंस ना मानकर सीधा अटैक की नीति अपनाएं। जब हमारी सीधी नीति अटैक की होगी तो वो डिफेंस में आ जाएंगे। जी। जी। तो मैं चाहूँगा कि ये मोदी जी की नीति बहुत अच्छी थी। ये नीति उसी समय अपनाई जानी चाहिए जब इन्होंने हमारे पार्लियामेंट में घुसने की हिम्मत की थी। अब मेरा ये अगला सवाल अकरम जी से है, जो वर्तमान में देश और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बना हुआ, आपको क्या लगता है कि युद्ध की संभावना है? इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, इस समय युद्ध की संभावना के लिए हम इतना ही कहेंगे, पाकिस्तान को भी इस समय बुद्धिमानी से काम करना चाहिए, क्योंकि उनकी आर्थिक हालात बहुत अच्छी नहीं है। वो कर्ज में वैसे ही डूबे पड़े हैं। उनको इस वक्त भारत के साथ आ करके आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए और आतंकवाद को नेस्तनाबूद मिटा देना चाहिए। नहीं, आतंकवाद के खिलाफ वो लड़ेंगे कैसे? वो तो सबूत मांगते हैं और अपने आप पनाह देंगे आतंकवादियों को। जी, मैं मानता हूं कि वो सबूत मांगते हैं, पनाह देते हैं, लेकिन अगर वो नहीं आते हैं तो जिस तरीके से कार्रवाई करना चाहिए, जिस तरीके से वायुसेना ने कार्रवाई किया, उस तरीके से लगातार कार्रवाई करके खुद भारतीय टीम उनको तनाव बना हुआ, जो स्थिति बनी हुई है, क्या इससे युद्ध ही एक विकल्प है? आपको ऐसा कुछ लगता है? नहीं, युद्ध विकल्प नहीं है। विकल्प यह है कि सिर्फ जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मारा, तो उस समय युद्ध विकल्प नहीं था, ओसामा बिन लादेन को मिटाना विकल्प था। तो इस समय हमको जैसे मोहम्मद मिटाना विकल्प है, युद्ध विकल्प हमारे लिए नहीं है। जैसे मोहम्मद मिटाना हमारे लिए सबसे प्रथम विकल्प है। पांडे जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा इसी सवाल पर। युद्ध किसी भी स्थिति में किसी भी देश के लिए ठीक नहीं होता है, लेकिन अब ऐसी परिस्थिति बन चुकी है कि इसके सामने हम लोगों के पास एक ही विकल्प है कि हम युद्ध में जाएं। अगर पाकिस्तान हमें सहयोग नहीं करता, बार बार हमसे सबूत मांग रहा है, हमसे बार बार कर आप सबूत दीजिए, सबूत दिए भी गए पहले के हम लोग के, उन्होंने उसको नहीं स्वीकार किया। आज इमरान खान कह रहे हैं हमको सबूत दीजिए, कितनी बार उनको सबूत दिए जाएंगे और उन सबूतों को उन्होंने क्या कार्रवाई की? अगर हम सबूत देते हैं तो कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं। तो अब एक ही विकल्प बचता है कि हम युद्ध में जाएं, या तो वो हमें इस बात की अनुमति दें कि हम जैसे मोहम्मद के ठिकानों पर जाकर के हमला कर सकें, हमको खुली छूट दें, नहीं तो इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है कि पाकिस्तान लगातार दोहरा गेम खेल रहा है हमारे देश के साथ। नहीं, हमने सबूत पहले भी दिए थे, लेकिन पहले क्या इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने, तो अब फिर से वो सबूत मांग रहे हैं। तो हम क्यों सबूत दें उनको? ये सभी जानते हैं कि ये जैश ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी और जैश पाकिस्तान में ही पनप रहा है, ये बात सभी जानते हैं। तो उसके बावजूद भी सबूत मांगने का क्या मतलब? सबूत मांगने का कोई मतलब ही नहीं। वो दोहरा गेम खेल रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि हम इधर से इनसे सबूत मांगते रहें और हम इनके देश के साथ बातचीत भी करते रहें और हम आतंकवाद भी फैलाते रहें। ये जो इनकी दोहरा चरित्र है वो उजागर कर रहा है। और हमको तो ये लगता है कि अब कुल मिला के एक ही विकल्प है कि हम लोग लगातार कब तक हम बिना न माने जलद जड़ गए 3 दिन बीत रामचंद्र जी के जमाने से है कि जब वो गुस्से में आए तब जाकर के मामला सब शांत हुआ। तो जब हम अपने आक्रोश को दिखाएंगे और हमारी सेनाएं जब जाकर के पाकिस्तान में घुस जाएंगी
तब जाकर के मामला कहीं शांत होने वाला है, ऐसे शांत होने वाला नहीं। जी अतुल जी, आपका भी क्या मानना है कि युद्ध विकल्प है या नहीं? देखिए भाई अनुराग जी से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। जैसे कि चौपाई में हमारे यहाँ रामचरितमानस में लिखा भी हुआ है कि विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। तो जब तक इनको भय नहीं होगा, जब तक इनको 2-4 बार घुस के मारा नहीं जाएगा बड़े तरीके में, तब तक ये शांत होने वाले नहीं। 300 जो मारे हैं, 350, बहुत सराहनीय कार्य किया है। और अभी जरा से भी हरकत करें तो इसका पूरा दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए। ये कार्रवाई अगर रुक गई तो ये समझ लीजिए कि सांप को जैसे होता है कि थोड़ा सा कुचला और छोड़ दिया, तो वो सांप हानिकारक होता है, वो फिर काटेगा। जी, तो इनको अभी छोड़ने वाला नहीं है। एक कदम जो उठाया है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी भारतीय सेना ने, वो भारतीय सेना को तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक जैश का एक आतंकवादी खत्म नहीं हो जाता है। जब तक वहाँ मौजूद मसूद अजहर जैसे जो आतंकवादी पले हैं, जो खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे हैं, इनका खात्मा जब तक नहीं हो जाता है तब तक कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए। जी राधेश्याम जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस पे हमारा ये प्रतिक्रिया है कि जो किसी देश के लिए लड़ाई अच्छी नहीं है, या पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो। हमारे जो वहाँ पे सैनिक हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और कूटनीति के जरिए हमको उन पे दबाव देना चाहिए। और उसमें आतंकवादी फिर कुछ कदम उठाते हैं, उसमें आतंकवादी को सफाया करना चाहिए। और अपने देश में लड़ाई में हमारे लाखों लोग शहीद होंगे, देश की अर्थव्यवस्था खराब होगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को ये चाहिए कि कूटनीति द्वारा पाकिस्तान पे दबाव बनाया जाए और उससे दबाव देकर और हमेशा के लिए आतंकवाद को जड़ से मिटाया जाए। जी मंजीत जी, मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। देखिए, कूटनीति जब से देश आज़ाद हुआ है तब से जो हमारे देश में जो भी सरकारें बनी हैं वो कूटनीति इस्तेमाल करती चली आ रही हैं। सही है। पाकिस्तान का तो वो हाल है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जी, 19 जैसे देश आजाद हुआ, इसने 1948 में कश्मीर पे हमला किया, जी, मार खाई, जी, फिर कुछ समय निकला, फिर इसने 1965 में हमला किया, फिर मारा गया, फिर मार खाई, फिर थप्पड़ पड़े इसके, फिर नहीं माना, जी, फिर इसने 1971 में पंगा लिया, जी, फिर मार खाई, जी, 1965 में मार खाने के बाद फिर नहीं सुधरा, जी, कारगिल में फिर इस मार खाई इसने, फिर थप्पड़ पड़े इसके, जूते पड़े। जी, ये इतना बेशर्म है पाकिस्तान कि बार बार मार खाने के बाद भी सुधरता नहीं है। एक बार आर पार की हो जानी चाहिए, और अब फिर इसने पंगा लिया। जी, अच्छा, ये जो हमला हुआ 14 तारीख को हमला हुआ, उसके बाद सरकार ने आदेश दिया और सरकार की जो अब तक कार्यविधि रही है, मैं आपसे जानना चाहूँगा अकरम जी कि जो सरकार की कार्यविधि रही है, आपको क्या लगता है कि सही रही है या कुछ और इसमें सुधार की ज़रूरत थी? देखिए, जो भी कार्य विधि रही अभी तक सब कुछ एकदम बहुत बेहतर रहा है। और सबसे पहले तो इस समय हम सरकार से एक ही मांग करेंगे कि हमारा जो विंग कमांडर इस समय पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको किसी भी तरीके से हर हालत में सुरक्षित वापस लाए। ये सबसे बड़ा अच्छा सराहनीय कार्य होगा। मैं चाहूँगा, अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ऐलान किया है कि कल शुक्रवार को सकुशल वापस उनको भारत भेज दिया जाएगा। जी बताएं। नहीं, सकुशल भेज देंगे तो वो इमरान खान के लिए भी फायदामंद होगा। इमरान खान के लिए भी इमरान खान भी अगर सकुशल भेजते हैं तो वाकई में हिंदुस्तान की आवाम कभी उनके खिलाफ गलत नहीं सोची। अगर गलत सोचा होता तो जब वहाँ पर आतंकवादी हमले किए थे और बच्चे शहीद हो गए थे, तो उस समय हमें लगता है कि सर पूरे हिंदुस्तान में श्रद्धांजलि देने के लिए सारे हिंदुस्तान के नागरिक कैंडल मार्च निकाले थे। अगर प्रेम नहीं होता, चाहत नहीं होता उन बच्चों से, तो श्रद्धांजलि नहीं निकालते। लेकिन अगर ऐसा सराहनीय कार्य वो करने जा रहे हैं तो इसके लिए बहुत सराहनीय कार्य होगा इमरान खान के लिए, और बेहतर भी होगा इमरान खान के लिए कि यही करें इस वक्त। जी, अनुराग पांडे जी, क्या कहना है आपका सरकार की कार्यविधि पर जो इस दरमियान रही है? सरकार के द्वारा जो भी कदम अभी तक उठाए गए हैं वो पर्याप्त हैं, और मुझे लगता है कि सरकार लगातार हर चीज़ पर नज़र बनाए हुए है। हमारे देश की सेनाएं भी अच्छे तरीके से जवाब दे रही हैं, और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करना या बहुत ज़्यादा उत्तेजित होने की बहुत ज़रूरत नहीं है। सोच समझ करके कदम उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं कहीं पर अंतर्राष्ट्रीय मामले भी फंसते हैं, और उन चीज़ों को हम लोग अभी इतने अच्छे स्तर पे नहीं समझते हैं जो चीज़ें उनके सामने आ सकती हैं। हालांकि जब भी कभी आतंकवाद की बात आती है तो विदेशों में, चाहे फ्रांस हो चाहे अमेरिका हो, सब ने हमारा सहयोग किया है,
और सहयोग कर रहे हैं। तो सरकार हमको लगता है हर स्तर पर सफल है, और अभी कूटनीतिक स्तर पर भी सफल है, युद्ध के मोर्चे पर भी सफल है, और उनके निर्णयों के साथ सभी खड़े हैं। तो सफलता उनको मिलनी चाहिए। हमारा देश बहुत सशक्त देश है, आदिकाल से ये गुरु रहा है, विश्व गुरु रहा है, और पूरे विश्व को शिक्षा देने का काम किया है। तो हमारे देश के बारे में शायद किसी को ना आकलन हो, लेकिन पाकिस्तान को आकलन हो गया होगा इतने ही समय में। जी अतुल जी, आपकी क्या राय है? बहुत सराहनीय कार्य है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई का आदेश दिया, जिस तरह से सेना ने कार्रवाई की, इसको देखते हुए इनके एक कड़ा संदेश है इनका, जी जो हमारी सरकार की तरफ से कड़ा संदेश गया पाकिस्तान को, आज उसका नतीजा है कि डर के मारे इमरान ऐसा कदम उठा रहे हैं। हमारा जो सैनिक वापस करने की बात कही वो घबराए हुए हैं। अगर वो घबराए न होते, डरे न होते, तो ये कदम वो कतई न उठाते। आज देखिए आप, पहले इमरान जी कह रहे थे कि नहीं हम जवाब देंगे, नहीं हम बदला लेंगे, नहीं हम हमला करेंगे, है ना, और रोज़ रोज़ जो है न्यूक्लियर बम का धमकी देते थे, कुछ करते थे। आज जब ये कड़ा कदम दबाव भी है, आज जब कड़ा कदम उठ गया है, कूटनीतिक दबाव तो सेकेंडरी चीज़ है। बात यह है ना कि ये तो कभी सुधर ही नहीं रहते। देखो पूरा विश्व इनको कब से कह रहा है कि आप, अमेरिका ने इनको पैसा देना बंद किया, अमेरिका ने कहा कि आप अपने आप आतंकवादियों को मारिए। इन्होंने बताया कि आतंकवादियों को मारने में इतना पैसा खर्च हो गया, और वो पैसा खर्च किया उन्होंने आतंकवादी को पालने पोसने में, ठीक है। तो ये तो विश्व पूरा जानता है, पूरे विश्व का नेता हर कोई इनसे कह चुका है कि आप अपने आप आतंकवादियों को मारिए, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की। आज ये घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, और मोदी जी की सफल नीति के कारण कूटनीति भी सफल है और ये कार्रवाई भी सफल है। इन दोनों की हम सराहना करते हैं। जी राधेश्याम पांडे जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो मेन आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं वो कूटनीति के जरिए ही पहुँचे हैं, क्योंकि हमारे विरोध में चाइना खड़ा हुआ था, हमारे विरोध में कई देश खड़े हुए थे। आज इन सारे देशों ने इकट्ठा हमारा साथ दिया, इसलिए हमला हम किए, और इमरान खान भी उससे डरा, और जो कि उसकी ज़रूरत नहीं है जो अब हमारे हिंदुस्तान पे हमला कर सके। जी मंजीत जी, आपकी क्या राय है? पूरा देश मोदी जी के साथ है, और जो कार्य उन्होंने किया है ये बहुत ही सराहनीय है। और अटैक की नीति मोदी जी ने अपनाई है, इसी वजह से पाकिस्तान दबाव में आया है। पाकिस्तान, वहाँ की सरकार इसी वजह से दबाव में आई है, नहीं तो वो इतनी आसानी से हमारे पायलट को छोड़ने की बात ना करते। और हम तो चाहेंगे कि एक बार ये जो मोदी जी ने लिया है फैसला, इस फैसले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। या तो पाकिस्तान आतंकवादियों को पालना बंद कर देगा, जी, और या फिर खुल के मैदान में आ जाए, जी, और या फिर आतंकवादियों को जो दूध पिला रहा है ये दूध पिलाना बंद करे। जी हमारे कश्मीर की भी समस्या, जो हमारे वहाँ के हिंदू भाई हैं, ब्राह्मण भाई हैं, जी, वहाँ से पलायन कर रहे हैं, ये कश्मीर की समस्या आज की नहीं है। जो इतिहासकार हैं अगर वो जानकारी रखते हैं, ये औरंगजेब के पीरियड की समस्या है। औरंगजेब के पीरियड से वहां से कश्मीरियों को पलायन करना पड़ा था, जिसकी रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी गुरु तेग बहादुर जी को जाके दिल्ली में अपना शहादत देनी पड़ी थी। तो ये इतनी समस्या है, इसकी समस्या का एक परमानेंट हल ढूंढना चाहिए। जी, जो 500 साल पुरानी समस्या है कश्मीर की, इसका एक परमानेंट हल ढूंढना चाहिए। वहां से जो हमारे कश्मीरी भाई भगाए गए हैं, क्यों भगाए गए हैं? क्या वो कोई गैर मुल्क है? कश्मीर से हमारे देश का हिस्सा है, उनकी क्यों नहीं सुरक्षा की गई जब वो भगाए जा रहे थे? जी, उनको डिफेंस देना चाहिए। लेकिन ये कौन देखेगा? किसकी जिम्मेदारी है? विशेष राज्य का दर्जा जो प्राप्त है धारा 370, उस पर देखिए, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है कि कोई कश्मीर का बाहर का वहां नहीं जा सकता, लेकिन वहां का क्यों भगाया जा रहा? नहीं तो आपको आपकी 370 पर अगर राय, ये तो तुरंत हटा देनी चाहिए, इससे अच्छा और मौका ही नहीं मिलेगा। धारा 370, 35 से ये दोनों तुरंत हटाई जानी चाहिए। देश को आज़ाद हुए इतना टाइम हो गया है, उसके बावजूद भी आपको क्या लगता है क्या कारण रहे होंगे जो अभी तक ये सब चलता आ रहा है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है इनके क्या स्वार्थ हैं, क्या निजी फायदे हैं, क्यों नहीं हटा रहे हैं, उसका स्पष्टीकरण दें। जी, एक सवाल और यहाँ पर उठता है कि जब ये आतंकवादी घटना घटी उसके बाद जिस प्रकार विपक्ष की जो भूमिका रही, विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार का साथ देने की बात कही, और उसके बाद जब वायुसेना ने जब अपने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया तो भी उन्होंने सराहना की। तो आपका क्या मानना है? मैं
अकरम जी आपसे जानना चाहूँगा, विपक्ष की जो भूमिका रही उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, विपक्ष की भूमिका इस वक्त यही रहना चाहिए कि पार्टी बाद में, सबसे पहले अपना देश। नागरिक एकता पार्टी से अगर मैं हूं तो नागरिक एकता पार्टी बाद में आएगा, इस्लाम से हूं तो इस्लाम बाद में आएगा, सबसे पहले मेरा देश आएगा। देश से कोई समझौता नहीं होगा। को सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, बसपा सपा, किसी को इससे मतलब नहीं है। लेकिन जब देश की बात आए तो सबसे पहले हम देश के नागरिक हैं, हम लोग एक साथ रहेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। जी अनुराग जी आपका क्या कहना है इस बारे में? विपक्ष और पक्ष की यहाँ कोई बात ही नहीं है। पूरी बात भारत देश की है। जो भारत देश के लोग हैं, जब यहाँ का अन्न खाया, यहाँ की हवा में सांस ली, यहाँ पैदा हुए, तो हमारा कर्तव्य बनता है। तो विपक्ष ने अगर साथ देने का काम किया है, बहुत अच्छा काम है और करना भी चाहिए। ये देश की बात है जी, और देश की बात पे कोई समझौता नहीं, हम देश के साथ हैं। जी जी अतुल जी। देखिए, विपक्ष का ये जो कार्य है सराहनीय कार्य है। ऐसे समय पे उन्होंने साथ दिया। पिछली बार तो जो स्ट्राइक हुई थी जी, सर्जिकल स्ट्राइक, उसमें तो विपक्ष राजनीति कर रहा था, लेकिन देश का मूड देख के आज वो भयभीत हैं। कुछ तथाकथित जो बुद्धिमान वर्ग है, जो देश में असहिष्णुता की बात करते हैं, आज वो सब भी शांत इसलिए हैं क्योंकि वो सब देश का मूड समझ चुके हैं। बच्चा बच्चा गली में, आम आदमी, बुजुर्ग, व्यापारी, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, आज सब इस मुहिम में शामिल हैं कि हमारा एक देश है और हमारे देश के खिलाफ कार्य करने वालों को बिल्कुल निगलेक्ट किया जाएगा। आज विपक्ष भी उसी दबाव में है, वरना इस पर राजनीति हो रही होती। मेरा ये मानना है। जी जी। राधेश्याम जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। देखिए, जो पार्टियां हमारी हैं, सबको एक साथ में मिलकर सब लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत उन लोगों को हम बधाई देते हैं। और दूसरी ये है कि हमारे देश के जो जगह जगह प्रदर्शन और जगह जगह आक्रोश हुआ, उसके कारण सब लोग और भी भयभीत होके और पार्टियां सब हमारे साथ आई, उसके उनका स्वागत करते हैं। जी मंजीत जी आपका क्या कहना है? देखिए जी, अब कोई कहने वाली बात नहीं रह गई है। गली गली, कूचे कूचे, शहर, बड़े शहर, छोटे शहर में जुलूस निकल रहे हैं, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान से बदला लो जी। तो ये तो सामने नजर आ रहा है कि देश का बच्चा बच्चा मोदी जी के साथ है। जो मोदी जी ने ये कार्य किया, सराहनीय कार्य किया है, और ओपोजिशन को तो आना ही पड़ेगा साथ में जी। जहां देश की बात है, क्या यहाँ भी वो राजनीति करेंगे? जी जी। तो पूरा देश साथ है, ओपोजिशन की तो बात ही छोड़ दी। ओपोजिशन भी ने जो हौसला बढ़ाया है मोदी जी का कि हम भी आपके साथ हैं, ये और अच्छा हो गया है जी। हाँ। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान एक तरफ बातचीत की बात करता है, तो दूसरी तरफ बुधवार को उसने अपने एक हमला अटैक करने का प्रयास किया, जिसको हमारी सेना ने फेल कर दिया। तो ये आपको नहीं लगता दो तरफा चल रहा है? देखिए, मैं यही चीज पहले कह के हटा हूँ कि पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को 16 बार माफ किया, लेकिन मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को एक मौका नहीं दिया जी। तो ये गलतियां हम लोग ना करें, नहीं तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। और इसके अगर ये गलतियां की गई, ये गलतियां दोहराई गई, तो इसके दुष्परिणाम भारत को झेलने पड़ेंगे। जी जी। अनुराग, सॉरी माफ कीजिएगा, राधेश्याम जी आपका क्या कहना है इस बारे में कि दो तरफा वो चल रहा है, दो तरफा चाल है उसकी? देखिए, उसकी एक तरफा तो ये है कि मजबूरियां उसके अपने देश से हैं कि इतने आतंकवादी ठिकाने को हमारे देश ने ख़त्म किया, तो उसकी एक मजबूरियां भी था कि कुछ अपने देश को भी दिखाना था। इसलिए उन्होंने ये थोड़ा सा एक छोटा कदम हमारे देश के लिए उन्होंने उठाया और उसमें कुचल दिए गए और वो वहाँ से बैक हो गए। जी। अतुल जी आपका क्या कहना है? देखिए, जो हरकत उन्होंने की है जी, ये छोटी हरकत है जी, लेकिन बड़ी हो सकती थी जी। ये हरकत बड़ी भी हो सकती थी। मान लो अगर उनको देर में समझ पाती हमारी सेना और वो थोड़ा और अंदर घुस आते और कोई कार्रवाई कर देते, तो ये हिमाकत जो छोटी हरकत का नाम मत दीजिए, ये छोटी हरकत नहीं थी। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब छोटी हरकत ये हो गई कि वो भाग गए, उनको गिरा लिया गया, तो छोटा हो गया। वही अंदर घुसाते तो बड़ा हो जाता, मतलब वही अंदर आ जाते तो बड़ी कार्रवाई कर देते। तो ये अगर इस तरीके की उनकी मानसिकता है कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि आप जो है शांति बनाए रखिए, दूसरी तरफ लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं और भारतीय उनके पाकिस्तानी सेना के जहाज हमारे भारत सीमा में घुस रहे हैं, अगर इस तरीके कार्रवाई कर रही है तो दोनों मोर्चों पे उनकी बातचीत खत्म करके तुरंत जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए, बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पूरा देश उनके साथ में है, पूरा व्यापारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, आम आदमी हो, कोई भी हो। आज बच्चा बच्चा गली गली में जो कैंडल
मार्च लेकर निकल रहा है, आज जो शौर्य जुलूस निकल रहे हैं, ये उनके दिल में है कि आप इसको ख़त्म करिए और कोई मौका न दीजिए। जी अनुराग पांडे जी। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि पाकिस्तान का चाल चरित्र दोहरा है जी। वो दोहरा चरित्र दोहरा चेहरा लेकर के चल रहा है जी। वो एक तरफ आतंकवादियों को संरक्षण देता है, दूसरी तरफ वो कहता है कि हम सेना से युद्ध नहीं करना चाहते हैं। इमरान खान लगातार इस तरह से बातें कर रहे हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, और उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि हम पीछे से आतंकवादियों का संरक्षण भी दे रहे हैं। उन्हीं के देश में आतंकवादी हैं, उन्हीं के देश में वो पल बढ़ रहे हैं, उन्हीं के धरती पर हैं, तो क्यों नहीं उनको पकड़ करके भारत को देते हैं या भारत का सहयोग करते हैं। जी। इसका मतलब है कि उनका कैरेक्टर दोहरा है। जी। एक तरफ चेहरा दिखाने वाला जो संयुक्त राष्ट्र संघ को और देशों को दिखाना चाहते हैं, दूसरा जो भारत में आतंकवाद फैला रहे हैं वो दूसरा चेहरा है। तो उनकी बात पर तो कोई विश्वास ही करने वाला नहीं है। जी। इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। हमें कुल मिला करके इस बार अगर हमने कदम उठाया है तो पूरी कार्रवाई करनी चाहिए, हमला बोल करके, चाहे अब चूंकि हमारे साथ पूरा विश्व इस समय खड़ा हो गया है तो ये मौका बहुत अच्छा है कि हम उनके टेररिस्ट ठिकानों पर जाकर के हमला बोलें या पाकिस्तान पर दबाव बनाएं कि हमको टेररिस्ट पर कार्रवाई करने में आप पूरा सहयोग करिए। इससे अच्छा मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो इस समय हमें पूरा ध्यान दे करके उनके जितने आतंकवादी ठिकाने हैं पाकिस्तान में घुस के उनको मारना चाहिए। जी अकरम हाशमी जी, आपका क्या कहना है दोहरे चरित्र पर? जी, हम दोहरे चरित्र पर पहले भी बोल चुके थे कि हमारी लड़ाई ना पाकिस्तान के अवाम से है, न इमरान खान से है, न पाकिस्तान से है। सिर्फ अगर लड़ाई है तो आतंकवाद से है। जी। और आतंकवाद अगर इमरान खान के घर में मिले तो आतंकवाद को इमरान खान के घर में घुस के मार के ख़त्म करना है। आतंकवाद से कोई समझौता नहीं करना है। कुछ भी बोले इमरान खान, कुछ भी बोलते रहें, क्योंकि ये लोग हमेशा झूठ ही बोलते हैं। इनके झूठ के लिए कोई समझौता ना किया जाए, सिर्फ इतना टारगेट बनाया जाए कि हमें जैसे मोहम्मद पाकिस्तान से ख़त्म कर देना है, बस। जी, आप चूँकि प्रोग्राम अपने अंतिम पड़ाव पर है तो एक सवाल मैं ये आखिरी में ये जानना चाहूँगा कि संभावित है कि मार्च में चुनाव की तिथियां घोषित कर दी जाएं, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके के हालात हैं भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है, आपको क्या लगता है कि चुनाव की तिथियों को थोड़ा सा आगे बढ़ा देना चाहिए? बिल्कुल बढ़ा देना। स्थिति, मैं सबसे पहले इसमें अकरम जी आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। जी, एकदम सही बात है, क्योंकि अगर इस समय थोड़ा सा तनाव है और इसके बाद हमारी स्थिति क्या है कि लड़ाई में हमारी सेना भी व्यस्त है, हमारे सुरक्षाकर्मी भी व्यस्त हैं और देश का हर एक नागरिक देश के लिए सोच रहा है। तो इस वक्त चुनावी माहौल नहीं है। इस वक्त यही है कि चुनाव को आगे टाल दिया जाए, इसलिए इस वक्त सिर्फ अपने देश के लिए सोचा जाए, सबसे बेहतर यही होगा। जी अनुराग जी, आपका क्या कहना है संबंध में? देखिए, लोकतंत्र हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है और देश पूरा लोकतंत्र पर ही टिका हुआ है। तो कुल मिलाकर के अभी इतनी खराब परिस्थितियां नहीं आई हैं कि हम लोग चुनाव के बारे में सोचें कि चुनाव टाल दिया जाए। अगर अभी खराब परिस्थितियां आ जाती हैं और युद्ध चालू हो जाता है या ऐसी कोई परिस्थिति आती है, तब हम उस पर विचार करें। और अगर पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतें बढ़ाता है तो ज़रूर हमको फिर चुनाव बाद में, पहले देश को देखा जाना चाहिए। जी, जैसा कि मंजीत जी ने काफ़ी बात कही कि थोड़े में नहीं छोड़ देना चाहिए, इतिहास देखना चाहिए। तो आज जैसे हालात हैं, अगर इसमें हम अपने आप को पीछे रख लेते हैं तो वैसी स्थिति ना फिर से बन जाए, तो इस संदर्भ में क्या कहना है आपका? इस संदर्भ में मैंने आपसे पहले कहा कि हमको बिल्कुल पहले से सीख लेनी चाहिए और पाकिस्तान के जितने अभी इतना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा माहौल पूरे विश्व का बन गया है कि सारा विश्व आपके साथ पीछे खड़ा हुआ है। इस मौके का अगर आप फायदा नहीं उठा पाओगे तो कब उठाओगे? इस समय आपको आतंकवादियों पर हमला बोलना चाहिए, पूरे विश्व के सामने अपनी बात रखनी चाहिए और पाकिस्तान में जितने भी आतंकी संगठन काम कर रहे हैं उनका पता लगा करके या तो पाकिस्तान वो सीधे तौर पे हमको सौंप दे, इसकी मांग रखी जाए, या तो फिर हम लोग सीधे हमला करें और हमको कार्रवाई की छूट संयुक्त राष्ट्र संघ से मिले कि हम लोग उन आतंकवादी हम लोग का जवाब दे सकें, उनके कैंप पे अटैक कर सकें। जी अतुल जी, आपकी राय क्या है? देखिए, चुनाव में कहीं कहीं पे निष्पक्ष चुनाव के लिए भारतीय सेना के कमांडोज भी बुलाए जाते हैं, जो चुनावी ड्यूटी पे लगती है उनकी ड्यूटी, तब जाके निष्पक्ष चुनाव हो पाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है कि कहीं से सेना बुला के, सेना के जवानों को बुला के वहाँ पे चुनाव में लगाना है, तो ऐसी स्थिति में जो देश के बॉर्डर हमारे जो हैं, जिनकी सुरक्षा आज बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़रूरी है, चुनाव इतना ज़रूरी नहीं है। तो अगर वहाँ से सेना हटाने की नौबत है तो हमें चुनाव अभी टाल देने चाहिए और सेना को वहीं पे लगे रहना देना चाहिए, क्योंकि देश सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है। चुनाव 6 महीने बाद भी हो जाएंगे तो कोई आफत नहीं है उसमें। तो इस पर आप ये कर सकते हैं। जी, राधेश्याम जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, जो अतुल जी ने अभी कहा
हमारे भी यही विचार में है कि अगर सरकार जो है, क्योंकि कई बॉर्डर्स ऐसे हैं जो संवेदनशील हैं, उस पर हमारी बिना फौज की काम नहीं चल सकती, चाहे वो ईस्ट हो या साउथ हो या वेस्ट हो। तो इसलिए हमारी पूरी सेना डिस्टर्ब रहेगी, और डिस्टर्ब से फिर चुनाव होगा तो चुनाव संपूर्ण तरीके से जो है प्रभावित होगा, कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, और सेना नहीं होगी, इससे दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो चुनाव को टाल देना चाहिए। देखिए, चुनाव हमारी घरेलू समस्या है। चुनाव टाइम पे होते हैं या बाद में होते हैं, ये बात माने नहीं रखती है। सबसे पहले हमको इससे निपट लेना चाहिए जो समस्या देश के लिए खड़ी हुई है जी। अगर ये समस्या समय ज़्यादा लेती है निपटने के लिए तो चुनाव आगे बढ़ा देने चाहिए, और अगर ये समस्या यहीं खत्म हो जाती है तो सो बेटर, जैसे सक्रिय राजनीति लोग समझे। जैसा अभी आपने कहा कि इतिहास से सबक लेना चाहिए, जी। तो वर्तमान में तनाव की स्थिति बनी हुई है। आपको क्या लगता है थोड़ा सा और बढ़ा करके यहाँ पर जो और आतंकी संगठन रह गए हैं उनको समाप्त करना चाहिए? बिल्कुल समाप्त करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको इतिहास थोड़ा सा पीछे और लेके जाता हूँ। 1971 की जंग में 95,000 पाकिस्तानी आर्मी ने हमारे देश के आगे सरेंडर किया था जी। और शायद मेरे ख्याल में ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि आज तक दुनिया की किसी भी 95,000 की फौज ने किसी देश के आगे सरेंडर नहीं किया होगा जी। और इंदिरा जी ने उसको इनके इतने सस्ते में छोड़ दिया, बिना पाकिस्तान से कोई वायदा लिए, कोई कमिटमेंट लिए। ये इतिहास की जो गलतियां हैं ना जी जी, ये उन्हीं गलतियों का नतीजा है जो हम लोगों को झेलना पड़ रहा है जी। और मैं आज की सरकार से ये उम्मीद रखता हूं और ये अपील भी करता हूं कि गलतियों को ना दोहराया जाए जी। बिल्कुल गलतियों को ना दोहराया जाए और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए जी कि वो दोबारा गलती करने के लायक ना रहे जी। तो जैसा मंजीत जी ने कहा कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, दोबारा गलती करने लायक ना रहे। सभी पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपने कीमती समय निकाल करके हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हुए और अपनी राय रखी कि किस प्रकार पाकिस्तान ने इसके पूर्व भी भारत पर हमले किए और उनका परिणाम क्या रहा। इसके साथ ही उन्होंने बेबाकी से ये भी बताया कि हमें किन किन मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए और किन मुद्दों को बाद में रखना चाहिए। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी इंडिया। नमस्कार। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।